हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट बेंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलने वाला है सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री। आप चाहे तो हमारा मैग्नेट बेंच का एक ऐप भी है जो आपको आपके गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैग्नेट बेंच की टीम लेकर के आई है बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट। यानी अगर अब आपको आपके कोर्स से संबंधित बुक और ई बुक्स भी अवेलेबल हो जाएगी। बस आपको एक लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस पर क्लिक करना है, उस पर आपका नाम नंबर आप पेश करेंगे। जैसे आप नाम और नंबर अपना डिटेल डालेंगे वैसे ही हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आप तक आपके कोर्स से संबंधित किताबें ई बुक फॉर्म में या बुक फॉर्म में भी आप तक पहुंचा देगी। तो मैग्नेट बेंच की इस पहल के साथ जुड़िए और लाभ उठाइए मैग्नेट बेंच के इन क्वालिटी कंटेंट का। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे बड़े ही इंटरेस्टिंग विषय इतिहास की, और इतिहास के चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग पहुंच चुके थे। चैप्टर नंबर 6 के सारे लेक्चर और सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है, सॉल्यूशन भी कर लिया है। अब आज बारी आती है उसी अध्याय नंबर 6 के यानी पाठ क्रमांक 6 के MCQ करने की। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, यानी एक क्वेश्चन होगा और उसके आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन पर क्लिक करना है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। यानी 1857 की क्रांति के बाद जब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी और भारत में ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट शासन करना शुरू किया था, जिसे ब्रिटिश राज या क्राउन राज कहा गया, और उसके अधीन क्या क्या होने वाला था हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। हमने पूरा कंप्लीट इसको कर लिया है। अब एक एक करके हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका पहला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र कब जारी किया था? कौन सा घोषणा पत्र? वो घोषणा पत्र एक रॉयल घोषणा पत्र जिसको बोल सकते हैं कि जिन्होंने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा, सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर जो है ये ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ जाएगी। यह था वो घोषणा पत्र। तो यह घोषणा पत्र कब लाया गया था? तो क्या 1857 में लाया गया था? ये तो तय है कि घोषणा पत्र 1857 की क्रांति के बाद ही लाया गया था, लेकिन क्या 1857 में ही लाया गया था? या आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ख सही है, 1858 में लाया गया था, या ऑप्शन नंबर ग 1859, या आखिरी ऑप्शन नंबर घ 1860। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कि किस साल ये लाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद यानी आज का जो प्रयागराज है उसमें एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, वहाँ पर ही उसी पार्क में जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जिन्हें भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग साहब ने उस इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जाकर के वहाँ से घोषणा की थी। इस घोषणा पत्र को सबके सामने पढ़ा था, उसको बताया था, और वो जो तारीख थी यानी वो जो समय था वो था 1858। तो 1858 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये 1858 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? 1858। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रिटिश राज में गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश राज में गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो आखिर ये गवर्नर जनरल कौन होता था? तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सबसे अव्वल यानी सबसे ऊपरी सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था उसी को गवर्नर जनरल कहा जाता था, और भारत में सारी की सारी पावर जो होती थी उसी व्यक्ति के पास होती थी, और वो ब्रिटेन को रिपोर्ट करता था, ब्रिटेन संसद को रिपोर्ट करता था। और अब ये हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो उस चार्टर के द्वारा उस जो फरमान जारी किया था महारानी की घोषणा पत्र जो था, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था, तो महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, लिखा था कि अब जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाएगा और गवर्नर जनरल अब नहीं रहेगा। तो ये जो पद समाप्त किया गया था, कौन सा नया पद शुरू किया था? क्या गवर्नर कहा जाने लगा उस गवर्नर जनरल को? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नर जनरल पहले गवर्नर होते थे, बाद में इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया, तो फिर दोबारा गवर्नर तो नहीं होंगे। बी वाला यानी ख वाला ऑप्शन भारत मंत्री। देखिए 1858 की घोषणा पत्र के द्वारा भारत का मंत्री का एक पद इजाद किया गया था,
लेकिन वो गवर्नर जनरल की जगह नहीं आया था, वो एक नया ही पद था। तो ये तो सही है कि भारत मंत्री का पद लाया गया था, लेकिन इसकी जगह नहीं लाया गया था, वो अलग से लाया गया था। नेक्स्ट है वायसराय, और चौथा है तालुकेदार। तो तालुकेदार तो जमींदार होते थे, और बचा हुआ वायसराय। तो वायसराय ही वो वास्तविक पद है जो गवर्नर जनरल की जगह लाया गया था। तो अब जो गवर्नर जनरल होंगे वो क्या कहलाएंगे? वही कहलाएंगे भारत के वायसराय। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहले वायसराय बने थे, ये ध्यान रखना आप। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि अंतिम कौन बने थे, ये तो पहले का लिख लिया आपने। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम वायसराय कौन है। तो भारत के जो अंतिम वायसराय बने थे वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे। आप कई जगह पढ़ते हैं कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। लेकिन जो अंतिम वायसराय होगा वही स्वतंत्र भारत के टाइम पे भी रहेगा। तो इसी वजह से जो अंतिम वायसराय था वही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो दोनों के नाम जरूर याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? वायसराय इज दी राइट आंसर। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें कहा गया कि 1858 की घोषणा के अनुसार किस वर्ग के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया गया। यानी इस घोषणा में ऐसा क्या लिखा हुआ था कि किसी वर्ग के इस विशेष के साथ में मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। इसका मतलब तो साफ था कि इससे पहले यानी 1858 से पहले अंग्रेज भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात किसके साथ की गई? तो हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। पहला ऑप्शन है क्या प्रबुद्ध वर्ग के साथ। प्रबुद्ध वर्ग का मतलब होता है बुद्धिजीवी लोग। बुद्धिजीवी लोग मतलब जो समझदार उदारवादी लोग थे, जो जानकार थे, पढ़े लिखे थे, उनकी बात कर रहे हैं। क्या किसान वर्ग के साथ बोला गया था? किसान वर्ग के साथ जो है आप बिल्कुल नरमी से पेश आए। क्या मजदूर वर्ग के साथ ये बात कही गई थी? ये आपका आखिरी ऑप्शन है। जनजाति के साथ में क्या जनजाति वर्ग के साथ में नरमी से पेश आना है या मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना था, ये बात कही गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि इस घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ था कि अब जो है ब्रिटिश सरकार जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग यानी प्रबुद्ध वर्ग के साथ में नरमी से पेश आएगी और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेगी। तो यही हुआ था, शायद यही कारण था कि जो कांग्रेस थी, एक पार्टी बनी थी भारत की 1885 में। तो इसी कांग्रेस पार्टी में रहने वाले जितने भी लोग थे उनका अंग्रेज जो है कभी अपमान नहीं करते, सम्मान से देखते थे, क्योंकि वो बुद्धिजीवी लोग थे, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल है, जिसमें सरदार पटेल भी शामिल है, और जिसमें नेहरू साहब भी शामिल है, दादा भाई नौरोजी भी शामिल है, मोतीलाल नेहरू शामिल है, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक शामिल है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इसमें शामिल थे। सभी लोगों के साथ इनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहेगा, ये ऐसा कहा गया था। तो राइट आंसर क्या हो गया? क इज दी राइट आंसर, जिसमें कहा गया था कि प्रबुद्ध जीवी वर्गों के साथ में ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। किन राजाओं को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत किया गया था? किस निष्ठा की बात हो रही, पहले तो हम लोग पता कर लें, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास में है, 4 ऑप्शन है। किन राजाओं को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो यह निष्ठा, जिस निष्ठा की बात कर रहे हैं वो निष्ठा आखिर कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि जब अंग्रेज 1857 का युद्ध लड़ रहे थे तब अंग्रेजों को भारतीयों से काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि भारतीय लोग एकजुट हो गए थे और भारतीयों से लड़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में बड़ी बड़ी रियासतें थी भारत की जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो वो अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, हम लोगों का विरोध करते रहे और अंग्रेजों के साथ रहे, अंग्रेजों का विरोध नहीं किया उन लोगों ने। और इसी वजह से जब अंग्रेज दोबारा से सत्ता में आ गए और उन्होंने इस युद्ध को ख़त्म कर दिया, 1857 की क्रांति का दमन कर दिया, और दमन करने के बाद जब अंग्रेज दोबारा से शक्तिशाली हुए तो उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने उस समय हमारे विरुद्ध विरोध नहीं किया था, जिनने हमारा हेल्प किया था, उन लोगों को सम्मान दिया जाएगा, अलग से उनको जो है कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। तो जो पुरस्कृत किया गया वो किन को किया गया? क्या हैदराबाद का निजाम वो व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? क्या राजपूताना राजा वो थे जिन्होंने ये साथ दिया था? क्या सिंधिया राजा, मराठा साम्राज्य के सिंधिया जी वो थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1857 की क्रांति में जब अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों से लड़ रहे थे, उनका सामना कर रहे थे, जब उस क्रांति को दबाने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज, और हमारे क्रांतिकारियों का जोश इतना ज़्यादा था
कि अंग्रेज हमारी क्रांति को नहीं दमन कर पा रहे थे और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा भी था कि क्रांति जैसे कि अंग्रेज सरकार ही खत्म हो गई। और उस समय अंग्रेजों का साथ देने वाले थे हैदराबाद के निजाम, उस समय अंग्रेजों के साथ देने वाले थे कुछ राजपूताना राजा, और उस समय अंग्रेजों का साथ दिया था ग्वालियर के सिंधिया घराने ने, जो कि मराठा साम्राज्य में आता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों की तीनों चीज़ें क्या है, सही है। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर घ है, सभी घ, वही इसका सही उत्तर है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई दिमाग में कि ये कहाँ से पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। गवर्नर जनरल की परिषद का नाम कब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया? दोस्तों आपकी किताब में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अगर आप अच्छे से अपनी किताब को देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा वो एक्ट का नाम। तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया गया? क्या 1858 उसका सही उत्तर है, क्या 1861 उसका सही उत्तर है, या 1892, या फिर 1909 उसका सही उत्तर है? तो मैं आपकी बात आपको बता दूं कि 1858 तो जो था वो कोई परिषद अधिनियम नहीं था, बाकी नीचे के जो तीनों है वो परिषद अधिनियम थे ही। तो राइट आंसर जो है वो है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट ही वो अधिनियम है जिसमें ये लिखा गया था कि अब जो है गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, जो गवर्नर की परिषद है, उसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किया जाएगा। और उसमें सदस्य की संख्या भी 6 से बढ़ा के 12 कर दी गई थी। तो ये जो है काफ़ी अच्छा है, इसका राइट आंसर जो है वो 1861 है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते जरा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वायसराय के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी। वायसराय के परिषद की सदस्यों की संख्या, ये एक्चुअली परिषद लिखना था, तो वायसराय की जो परिषद होती है उसकी सदस्यों की संख्या जो है वो 12 से 16 कब कर दी गई? अभी मैं बताया था कि 6 से 12 कर दी गई थी 1861 में, तो 12 से 16 कब कर दी गई थी? क्या उसका आंसर राइट आंसर 1858 है, या राइट आंसर 1861 है, या 1892 या 1893? तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट है जो 1892 में आया था, जिसमें कहा गया था कि अब इनकी संख्या बढ़ा दी जाए और इसे 12 से 16 कर दिया जाए। तो सिंपल सा आंसर था इसका। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 1883 से 1885 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम पारित हुआ था इस बीच में, यानी 1883 से 1885 के बीच में? क्या उस अधिनियम का नाम इंडिया काउंसिल एक्ट था? क्या उस अधिनियम का नाम प्रशासनिक पुनर्गठन अधिनियम था? क्या उस अधिनियम का नाम स्थानीय स्वशासन अधिनियम था? या फिर घ इज द राइट आंसर इंडियन सिविल सर्वेंट एक्ट था? तो क्या इसका सही उत्तर? तो मैं आपको बता दूं कि 1883 से 85 के बीच में इस समय लॉर्ड रिपन जो थे वो उन्होंने काफ़ी बदलाव किए थे। ये उनका बदलाव था लॉर्ड रिपन का, जिसके समय में 1883 से 85 के बीच में भारतीय का स्थानीय स्वशासन अधिनियम, ये जो पंचायत सिस्टम है, तालुके बनाए गए, जिलों के उप जिला विभाग बनाए गए, तहसील लेवल पर तहसीलों का गठन किया गया। ये जो आजकल आप देखते हो ना कि ग्रामीण क्षेत्र, फिर तहसील क्षेत्र, फिर जिला जो एरिया आता है, ये सब अंग्रेजों के बनाए गए हैं। और ये कब बनाए गए थे? इसी समय उसका जो है सुधार किए गए थे और ये अधिनियम लाया गया था, स्थानीय स्वशासन अधिनियम, 1883 से 1885 के बीच में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ICS अधिकारी हेतु चयन परीक्षा कहाँ होती थी? ये ICS अधिकारी आजकल का IAS अधिकारी होता है। जो IAS अधिकारी होता है उसी को पहले ICS अधिकारी कहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। और यही इंडियन सिविल सर्विसेज का जो अधिकारी होता था उसकी परीक्षा होती थी। तो कहाँ पर उसकी परीक्षा आयोजित होती थी? ये मैं अंग्रेजों के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो ये लंदन में होती थी, पेरिस में होती थी, दिल्ली या स्कॉटलैंड में होती थी। तो बता दूं कि जब भारत गुलाम ही अंग्रेजों का था तो कहाँ हो सकती है? या तो लंदन में हो सकती थी या भारत में हो सकती थी, भाई दो जगह हो सकती थी। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जो परीक्षा होती थी शुरुआत में ये लंदन में हुआ करती थी। बाद में इलाहाबाद में एग्ज़ाम हुई थी, लेकिन शुरुआत में जो परीक्षा होती थी वो लंदन में होती थी। और भारत के बहुत सारे लोगों जो टैलेंटेड तो थे, जो पढ़े लिखे तो काफ़ी थे, लेकिन पैसों की कमी थी, क्योंकि टिकट लेना था ना, लंदन का टिकट बहुत महंगा मिलता था, तो टिकट नहीं मुहैया करा सकते थे, इस वजह से वो जा नहीं पाते और एग्ज़ाम नहीं दे पाते।
फिर भी भारत के एक सत्येंद्र नाथ ठाकुर टैगोर जो हैं वो भारत के पहले ICS अधिकारी बने थे। इन्होंने बाउंडेशन भी कर दी थी दोस्तों कि उसकी उम्र भी कम कर देते, फिर भी उन्होंने निकाल दी एग्जाम। ICS परीक्षा पास करने हेतु 21 से घटाकर 19 कब कर दी गई? जो उम्र है इसको घटा के, पहले तो 23 थी फिर 21 की गई, और वो भी से भी मन नहीं भरा तो बोला कि अब 19 साल मैक्सिमम उम्र है। यानी अगर किसी बच्चे की उम्र 19 साल से ज़्यादा हो जाती है तो वो ICS की परीक्षा नहीं दे सकता, मतलब वो कलेक्टर नहीं बन सकता। जबकि हमारे आजकल ट्रेंड है कि 21 साल से कम का ही नहीं भर सकता फॉर्म, 21 के बाद भरना है। तो पहले था कि वो मैक्सिमम उम्र रख दी गई थी। तो कौन सी कब किया गया था? क्या 1858 में किया गया था या 1876 में किया गया था, या आपका तीसरा ऑप्शन 1861 या फिर 1892 में किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि 1876 में अंग्रेज सरकार के द्वारा परीक्षा की जो उम्र सीमा थी, ICS एग्जाम की जो उम्र सीमा थी वो 21 से घटा करके और कम करके उसको 21 कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1876 यानी 1876 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे वो पहले भारतीय जिन्होंने ICS की परीक्षा सबसे पहले उत्तीर्ण की थी? इसके ऑप्शन नंबर क है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर ख है सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर ग है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ऑप्शन नंबर घ है सत्य प्रकाश शर्मा। तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसको सबसे पहले पास किया था? तो मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनके भाई थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, उनके भाई थे। तो आपको दिख रहा होगा ठाकुर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के जो भाई थे वो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये भारत के पहले ICS अधिकारी थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था। तो सबसे पहले पास करने वाले यही इंडियन थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया था। तो राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। सेना का एकीकरण कब किया गया था? क्या 1893 में सेना का एकीकरण किया गया था? क्या 1894 में सेना का एकीकरण किया गया था? या 1895 या 96 में एकीकरण किया गया था? मैं आपको बता दूं कि भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो इस क्रांति के दौरान क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह जो है जगह जगह पर देखने को मिला था। तो अंग्रेजों को इस बात का आभास तो था कि सैनिक आज इकट्ठे हुए तो हो सकता है भविष्य में फिर इकट्ठे हो जाए। तो सैनिक जो है वो इकट्ठे न हो जाए और भारतीयों के हाथ में बड़े बड़े पद ना आ जाए, इसको देखते हुए इन्होंने कुछ सेना में सुधार किया था। पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई, इन तीनों की जो सेनाएं होती थी वो अलग अलग होती थी, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती थी, इनका कोई कनेक्शन नहीं था। अब इन्होंने इनको जोड़ने का प्रयास किया और तीनों को एक साथ जोड़ के सबके ऊपर एक अधिकारी रख दिया। अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी था जो सबको मेंटेन करता था। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पर होता है जनरल जो होते हैं वो पूरे आर्मी को मेंटेन करते हैं, एयर चीफ मार्शल पूरे एयरफोर्स को मेंटेन करते हैं, और जो एडमिरल जो होते हैं वो पूरे नेवी को जो है हैंडल करते हैं। तो कौन सा साल है वो? तो आपके ऑप्शन आपके पास 4 ही दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको सही उत्तर बताना। जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए, क्योंकि आप लोग लगातार जो है कमेंट में लिखते नहीं हैं। तो जैसे जैसे ये MCQ चलता रहा है तो आप भी कमेंट पर लिखिए, तो इसका सही उत्तर हम लोग आपको बताते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है 1893 में सेना का एकीकरण किया गया था। 1892 में जो एक अधिनियम आया था जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहा गया, इंडियन भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया, उसी अधिनियम में तय किया गया था कि अब सेना का एकीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेना ही अलग अलग रहेगी, बटी हुई रहेगी, तो कैसे एक दूसरे विद्रोह अगर मान लो हो गया तो फिर उसको सामना कैसे करेगी सरकार। तो उसने एकीकरण करने का प्रोसेस शुरू किया और 1893 में सेना का एकीकरण कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1893 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय सैनिकों के लिए कौन से पद के ऊपर की नियुक्ति नहीं होती थी? मतलब जो भारत के लोग थे, ये जब अंग्रेज सरकार में सैनिक पद पर अपॉइंट होते थे तो कौन सा वो मैक्सिमम पोस्ट था जिसके ऊपर इनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दारोगा के पद पर, क्या दारोगा से ऊपर इनको नहीं मिलती थी? या ऑप्शन नंबर ख सूबेदार, ऑप्शन नंबर ग अधीक्षक, या फिर ऑप्शन नंबर घ सुप्रिटेंडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों जो है ये काफ़ी बड़े ओहदे हैं और ये केवल ब्रिटिश के लिए फिक्स थे, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, और बाकी बचे दारोगा और सूबेदार, इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि दारोगा जो है ये पुलिस के लिए था। जब कोई भारतीय व्यक्ति
पुलिस में भर्ती होता है तो उसकी सबसे उच्चतम रैंक जो होगी वो दरोगा होगी। और आज भी आपको पता है कि पुलिस अलग होती है, आर्मी अलग होती है। लेकिन अगर बात सैनिक की जाए, आर्मी की, तो उसमें सूबेदार से ऊपर जो पोस्ट होता था ये किसके लिए होता था? ये सेना के लिए। तो भारत में भारतीयों को ही सूबेदार के ऊपर पोस्टिंग नहीं मिलती थी, सेना में, और पुलिस में दरोगा के ऊपर नहीं मिलती थी। तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल गए होंगे। अब आप बताइए राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पूछी गई बात किनकी? सैनिकों की, और मैं सेना का क्या बता रहा हूँ? सूबेदार इज द राइट आंसर। तो दरोगा जो था वो पुलिस के लिए था, इसलिए सूबेदार इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय दंड संहिता, जिसे हम लोग IPC भी कहते हैं, इंडियन पीनल कोड भी कहते हैं, तो भारतीय दंड संहिता कब लाई गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि आज भी भारत में जो न्याय होता है, न्यायपालिका जब भी किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाती है तो दफा लगाते ना, बोलते हैं दफा 302, दफा 376, दफा 300, 303, जो भी दफा लगाई हो, तो जब भी कोई दफा लगाती है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अदर कोर्ट, जब वो बोलती है तो धारा है, एक्चुअल में दफा मतलब धारा होता है। ये धाराओं का जो संग्रह है, मतलब उस धारा में कुछ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति ये अपराध करेगा तो उसको ये सजा है, यदि कोई अपराध कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो उसको इस तरह की सजा दी जाएगी। तो हर एक अपराध के बारे में सजा का प्रावधान जिस किताब में लिखा गया, जिसमें कोड किया गया, उसी को बोलते हैं IPC। इसके सेक्शन होता है ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन पीनल कोड, इसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1859 में ये भारतीय दंड संहिता लाई गई थी। 1860, 61 या 62 में नहीं लाई गई थी, ये लाई गई थी 1859 में लाई गई थी, 1859 में लाई गई थी। तो राइट आंसर क्या है इसका? 1859 इसका राइट आंसर है। किन करों का वितरण केंद्र और प्रांतों के बीच किया जाएगा? ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए और उस बदलाव में ये लिखा गया कि करों का बंटवारा हुआ, जो भी टैक्स हम लोग भारत से वसूल कर रहे हैं वो सब सेंट्रल के पास नहीं जाएंगे, भाई राज्यों को भी तो कुछ पावर होनी चाहिए, तो प्रांतों को भी कुछ पावर दी गई थी। तो कौन से ऐसे कर है जिनका वितरण केंद्र और प्रांत दोनों के बीच में होता था? तो क्या वो डाकघर है, अफीम है, नमक बिक्री कर है, भू राजस्व है, आबकारी कर? क्या कौन सा राइट आंसर है? पहले मैं आपको बता दूं कि डाकघर जो है ये पूरा का पूरा केंद्र को जाता है। डाकघर का जो भी टैक्स आता था वो पूरा केंद्र सरकार ले जाती थी। अफीम से जो भी टैक्स आता था वो भी किसको मिलता था? केंद्र। इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता था इन लोगों को। नमक से जो मिलता था वो भी कौन ले जाती थी? वो भी ले जाती थी केंद्र। और बचा हुआ भू राजस्व और आबकारी और भू राजस्व से जो मिलता था इनको, जो टैक्स मिलता था, वो क्या होता था? वो केंद्र के पास जाता था और फिर केंद्र से और प्रांतों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता था, दोनों के बीच में। केंद्र को भी मिलता था इसका हिस्सा और प्रांत को भी मिलता था, तो दोनों में डिवाइड होता था। कौन सा वाला? घ वाला, जो राइट आंसर है। तो भू राजस्व एवं आबकारी जो है ये राज्य और केंद्र के बीच, यानी प्रांतों और केंद्र के बीच में वितरित होते थे, ये वो वाले टैक्स है। तो राइट आंसर हो गया इसका भू राजस्व एवं आबकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी भारत में, ऐसा कहने वाला आयोग कौन सा था? क्या उस आयोग का नाम ऑप्शन नंबर क मैकाले कमीशन है? क्या उस आयोग का नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड है? क्या उस कमीशन का नाम मोंटे मोर्ले मिंटो सुधार है? या फिर ली कमीशन जो है ये इसका राइट आंसर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 1835 में 1835 में एक अधिनियम लाया गया था और वो लाया गया था लॉर्ड मैकाले की, लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले इनका नाम था। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लाया गया था और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जब देश के गवर्नर जनरल थे तब उनके समय में ये एक विधि अधिकारी थे, लॉ मिनिस्टर थे। तो एक विधि अधिकारी ने एक कानून पारित किया था जिसका नाम था मैकाले आयोग। इसी मैकाले आयोग में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इसी मैकाले आयोग में ये भी बोला गया था कि अब सारे प्रशासनिक काम जो भी होंगे भारत में वो सब अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे, ये इसी में तय किया गया था। तो राइट आंसर क्या है इसका? मैकाले कमीशन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नमक बिक्री कर किसे दिया जाता था? अभी जस्ट हमने बात की इसका, नमक बिक्री कर किसे मिलता था? जो कर मिलता था उसका हकदार कौन होता था? क्या केवल केंद्र उसका हकदार होता था या केवल प्रांतों को मिलती थी या दोनों में बढ़ जाती थी? तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में बढ़ती नहीं थी। प्रांतों को ऐसा कोई कर नहीं था जो केवल प्रांतों को मिलता था।
तो राइट आंसर क्या हो गया, केवल केंद्र को जाता था या नमक बिक्री कर। तो केंद्र जो है इसका सही उत्तर है। राइट आंसर कौन है, क इज द राइट आंसर, तो केंद्र हो गया। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 17। किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे फिजिक्स में यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया? क एम विश्वेश्वरैया को दिया गया, ख श्रीनिवास रामानुजन को दिया गया, या सीवी रमन को दिया गया, या फिर जगदीश चंद्र बसु को दिया गया था। तो भौतिकी के क्षेत्र में सन 1930 में भारत के किसी व्यक्ति को पहली बार भौतिकी का पुरस्कार मिला था। इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिल गया था, लेकिन भौतिकी में तो किसी को नहीं मिला था। तो भौतिकी के क्षेत्र में भारत में पहली बार जो रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, ये लोग लेकर के आए थे, डॉक्टर सीवी रमन, तो इन्हीं को भी दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि 1954 में भारत में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, तब सबसे पहला भारत रत्न जो मिला था, उन 3 लोगों में इनका नाम भी शामिल है। सीवी रमन को भी वो मिला था। और इसका राइट आंसर कौन है, सीवी रमन, वो साइंटिस्ट है जिन्हें दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की जानकारी के लिए बता दूं कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है, 6 अलग अलग विषयों में दिया जाता है। और इन 6 अलग अलग विषयों में पूरी दुनिया में जो स्टॉकहोम है, जो कैपिटल है स्वीडन की, यानी स्वीडन नाम का देश जो देता है उसकी कैपिटल में बांटे जाते हैं ये। और ये विशेष व्यक्तियों को बांटा जाता है जिनके नाम नॉमिनेट होते हैं और जो सिलेक्ट होते हैं। उसके साथ ही नॉर्वे नाम का देश भी नोबेल पुरस्कार देता है, लेकिन टोटल 6 विषय होते हैं। इसमें से 5 विषय पर स्वीडन की सरकार देती है और नॉर्वे की सरकार केवल 1 विषय का नोबेल पुरस्कार बांटती है। और वो 1 विषय कौन सा है, वो 1 विषय है शांति का पुरस्कार, यानी समाज सेवा का पुरस्कार। पुरस्कार जो पीस के लिए दिया जाता है वो ओस्लो गवर्नमेंट यानी जो कि नॉर्वे की सरकार बांटती है। तो आपकी जानकारी यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। सीवी रमन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। अंग्रेज अपने परिवार के साथ दार्जिलिंग, शिमला और नैनीताल में क्यों रहते थे? क्या कारण है कि अंग्रेज भारत में अपने परिवार के साथ आते तो थे, लेकिन दार्जिलिंग, शिमला, नैनीताल जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में रहते थे? तो क्या है वहाँ पर ऐसा खास? तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर ठंड काफ़ी गिरती है, काफ़ी अच्छी ठंड गिरती है वहाँ पर। टेम्परेचर वैसा ही टेम्परेचर जैसा कि इंग्लैंड में होता था। जैसी जलवायु आपको अपने देश, अपने गांव में मिलती है, वैसी जलवायु में आप अच्छे से रह सकते हो, आपको कंफर्टेबल भी लगता होगा। लेकिन आप दूसरी जलवायु में जाते हो तो आपको थोड़ा सा आप बीमार हो सकते हो, आपके लिए सही नहीं रहती, क्योंकि सालों से आप एक जलवायु में रहे हो। तो यही कारण था कि अंग्रेज अपनी जलवायु को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि भारत में ज़्यादातर इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा गिरती थी, क्योंकि भारत कर्क रेखा पे आता है। इसी वजह से भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर गर्मी बहुत गिरती है। और भारत के पहाड़ी वाले रीजन जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर बर्फबारी भी होती है और ठंडी भी गिरती है, जिसकी वजह से ये एरिया अंग्रेजों के लिए बिल्कुल सेहतपूर्ण था, कि ये उनके जैसा ही था। इसी वजह से गर्मी के कारण इन लोगों को यहाँ रहना पड़ता था। तो ठंडी के कारण नहीं रहते थे। ठंडी के कारण क्यों रहेंगे, गर्मी से बचने के लिए रहते थे। तो राइट आंसर क्या हो गया, ख इज द राइट आंसर। गर्मी से बचने के लिए वो इन ठंडे इलाकों में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजों ने कुआं और नहरें भारत में क्यों बनवाए थे? क्या कारण था कि अंग्रेज इतने इंटरेस्ट ले रहे थे भारत में कुआं खोदने के लिए, भारत में नहरें बनाने के लिए? इतना इंटरेस्ट अंग्रेजों को आखिर था तो क्यों था? तो क्या भू राजस्व के लिए वो ऐसा कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आ जाए? क्या कृषि में सुधार लाने के लिए वो कुआं और नहर बना रहे थे? कोई भी व्यक्ति जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ेगा वो सीधा बोलते हैं बिल्कुल नहर तो कृषि सुधार के लिए लाई जाती है, दूसरा तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। गवल ऑप्शन सिंचाई के लिए या वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, सिंचाई भी राइट आंसर हो सकता है। लेकिन अंग्रेजों की जो नीयत थी इसके पीछे वो ये थी कि अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से लगान वसूल करना था। अब लगान तो वो तभी वसूल कर सकते थे ना जब उनको, किसानों को अच्छी फसल होती, किसान को अच्छी फसल हो। इस वजह से सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कुएं और नहर खुदवाई थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, भू राजस्व उनको लेना था, जिसकी वजह से वो ऐसा करते थे। तो राइट आंसर हो गया इसका क इज द राइट आंसर, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, अंग्रेजी को कब भारतीय प्रशासन की भाषा बनाया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत में मैकाले कमीशन आया था, जिसने बोला था कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी, उच्च शिक्षा। मैकाले कमीशन जो आयोग भारत आया था, इसी कमीशन के दौरान ये कहा गया था कि अब भारत में प्रशासनिक जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। कब कहा गया था? 1835 में कहा गया था। तो राइट आंसर क्या है, 1835 इज दी
राइट आंसर। बात समझ में आई दोस्तों। अब बात करते हैं, देखिए आपके 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के चैप्टर नंबर 6 के। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये अध्याय नंबर 6 काफ़ी पसंद आया होगा, इसके MCQ भी बड़े अच्छे हैं। तो आपकी किताब से संबंधित है, आप अच्छे से किताब पढ़ोगे तो सारे MCQ आपसे बन जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को देखने के लिए हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहे तो इन वीडियो को देखने के लिए अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी ऐप मैग्नेट ब्रेन्स ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहे तो आपकी सहायता के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने एक और नई चीज इजाद की है जिसको हम कहते हैं बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट। यानी अब आपके कोर्स से संबंधित ही किताबें हमने लॉन्च कर दी है। मैग्नेट ब्रेन्स का अपनी किताबें, क्वालिटी कंटेंट की किताबें, विशेष प्रकार के जो अनुभवी जो लोग थे उनके संरक्षण में बनाई गई, उनके द्वारा बनाई गई, तो विशेष इसे हम लोग क्वालिटी कंटेंट कह सकते हैं। इन किताबों को मंगाने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप सीधे जो है हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आप तक बुक पहुंचा देगी। ई बुक्स और बुक्स दोनों अवेलेबल हैं, तो जल्दी से बुक्स को मंगवाइए और अपनी पढ़ाई करिए। मैग्नेट ब्रेन्स की ये किताबें आपको उतने ही काम आने वाली दोस्तों जितनी हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स के ये वीडियो आपको काम आते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारे कोर्सेस उपलब्ध कराती है, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जहाँ CBSE इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सारे वीडियो अवेलेबल करवाती हैं। वहीं हिंदी मीडियम जो है वो क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक कंप्लीट करवाती है। NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी आप मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।